फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ, तो थोड़े बहुत कंसेप्ट्स इसमें आपको समझ में आएंगे और बाकी न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगे, राइट। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, जस्ट टू सेव टाइम। तो देखिए, एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड एल है और इसके वर्टिसेस पे 3 चार्जेस रखे हैं। तीनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ अ चार्ज टू बी प्लेस्ड एट सी, दिस इज द पॉइंट सी, सो दैट चार्जेस 1 2 3 रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अभी अगर आप देखो तो इनमें से कोई सा भी चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी किसी भी चार्ज पे अगर आप नेट फोर्स निकालेंगे तो जीरो नहीं आएगा। जैसे मैं इस चार्ज की बात करूं तो इस पे 2 फोर्स लग रहे होंगे एक फोर्स इस पे ये लगा रहा होगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो डेफिनेटली दोनों प्लस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो ये इस पे रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा, से दिस इज एफ। इसी तरह से ये भी एक इसमें रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, तो इसका रिपल्सिव फोर्स अगर इस डायरेक्शन में देखें तो इधर को लग रहा होगा, दिस फोर्स इज एफ अगेन। क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, दोनों डिस्टेंसेस सेम है, तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू भी सेम है, डायरेक्शन जरूर डिफरेंट है। तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालूंगा पैरेललोग्राम मेथड से, तो इनका जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आएगा वो ये आएगा, तो नेट फोर्स जीरो आने का तो सवाल ही नहीं है, यानी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। और क्योंकि तीनों चार्जेस का नेचर सेम है, इनकी लोकेशन एक जैसी है, बिल्कुल सिमेट्री है, तो जो डिस्कशन मैं इसके लिए कर रहा हूं वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है और इसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो जैसे मैंने कहा ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो ऐसे ये भी नहीं होगा, ऐसे ये भी नहीं होगा। अब एक फोर्थ चार्ज कोई हमें लाना है, यहाँ पे रखना है, उस चार्ज का नेचर बताना है, वैल्यू बताना है, ताकि ये तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डेफिनेटली ये एंगल 60 डिग्री का होगा, तो फिर ये वाला भी 60 होगा, तो इसका हाफ कर दे तो ये 30 डिग्री होगा। इनफैक्ट आप पूरा ही एंगल ले लीजिए 60 डिग्री। तो अब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, तो इनका नेट फोर्स अगर मैं फाइंड करूं यहां पे, तो ये नेट फोर्स कितना आएगा। आप कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते हैं और सीधा सीधा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, कंपोनेंट मेथड से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये एंगल 60 का है, तो डेफिनेटली इसका हाफ ऑफ द एंगल 30 डिग्री का होगा। तो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट फाइंड करूं तो ये आएगा एफ कॉस 30, और ये वाला कंपोनेंट दूसरा वाला फाइंड करूं तो ये आएगा एफ साइन 30, ठीक है। ऐसे ही इसका ये वाला कंपोनेंट फाइंड करूं तो एफ कॉस 30, और ये वाला कंपोनेंट फाइंड करूं तो एफ साइन 30। अब होगा क्या कि एफ साइन 30 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट है, और ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो जो नेट फोर्स इस चार्ज पे आएगा वो कितना आएगा, 2f cos 30, इतना आएगा। अब f की वैल्यू, f क्या था, फोर्स अप्लाइड बाय दिस चार्ज और दिस चार्ज, या ये दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो किसी का फाइंड कर लीजिए, तो मैं इसी का फाइंड कर लेता हूं। तो f की वैल्यू तो ये आएगा 2, f की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसको हम k लिख लेते, तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, q1 q2 डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गई f की वैल्यू। अब बचा cos 30, तो cos 30 हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये फाइनली कितना आ रहा है, k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर √3, इतना नेट फोर्स इस पे आ रहा है, इस चार्ज पे। अब आपको एक चार्ज यहां पे लाना है ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो डेफिनेटली इतना ही फोर्स, ये जो आपने नेट फोर्स निकाला है, इतना ही फोर्स इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको
इस डायरेक्शन में आपको एक फोर्स चाहिए, तो यहाँ पे जो चार्ज आप लाएंगे तो वो डेफिनेटली निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तभी फोर्स का डायरेक्शन इधर आ पाएगा। तो ये तो नेचर तो पता चल गया कि निगेटिव रखना पड़ेगा। अब बची वैल्यू, तो अब ये चार्ज भी इस पे एक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को अगर मैं एफ डैश मान लूँ, कितना फोर्स लगाएगा, तो एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q2, तो ये होगा Q1 Q2 अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये डिस्टेंस आप जानते हैं ट्राइंगल में ज्योमेट्री सिंपल L/√3 आएगा, तो ये आएगा L/√3 का होल स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप जानते हैं कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो इस चार्ज पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ये लग रहा है जिसकी ये वैल्यू है, दूसरा फोर्स ये लग रहा है जिसकी ये वैल्यू है। दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, इक्वल होंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो इक्वल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा F जो आपने नेट निकाला था, ये दोनों और ये F डैश ये इक्वल होने चाहिए। वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा KQ² अपॉन L² √3 मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स। ये कितना है, KQ कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L/√3 का स्क्वायर का मतलब L² और √3 का स्क्वायर, ये 3 यहाँ आ जाएगा। इसमें K कैंसिल हो गया आपका, एक Q भी कैंसिल हो गया, L² भी कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आएगी आपकी कैपिटल Q बाई √3, यानी जो चार्ज आप C पे लाए उसका नेचर जो है वो नेगेटिव है और ये उसकी वैल्यू है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे हैं कि दो बॉडीज हैं जिनको आपने एक लाइट वेट थ्रेड से हैंग कर रखा है, यानी इन थ्रेड्स के मास को या वेट को मैं इग्नोर कर सकता हूं। ये दो बॉडी हैं, इनके पास चार्ज है, चार्ज बॉडीज हैं दोनों, एक गिवन है, ठीक है। तो मान लीजिए दोनों के पास Q चार्ज है एंड क्योंकि लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल कर रहे होंगे, तो इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से इन दोनों थ्रेड्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है और इस पोजीशन पे ये दोनों बॉडीज इक्विलिब्रियम में हैं, यानी नेट फोर्स इनमें 0 हो रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा पहले, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो ठीक है, दो बॉडीज हैं, दोनों के पास चार्ज है, दोनों को आपने हैंग कर रखा है, ये रिपेल कर रही हैं और इनके बीच का एंगल थीटा है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने इन दोनों इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में इमर्स किया। दूसरा डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, एक लिक्विड में इमर्स किया और अभी भी ये एंगल थीटा ही है, ये नहीं चेंज हो रहा। तो आपसे कह रहे हैं आप इस लिक्विड के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए क्या होगा। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है लिक्विड का, जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन है और इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है, राइट, वो ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो बॉडीज हैं इनकी जो डेंसिटी है वो रो है और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है। तो आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन गिवन है, बाकी तो ये सब एजम्पशन है। थ्रेड की लेंथ है और ये चार्जेस हैं, ये जो भी हैं। आपको क्वेश्चन में ये दो चीज़ें दे रखी हैं बस, और के पूछा है लिक्विड के लिए। तो देखते हैं कैसे करना है। पहले वाली सिचुएशन, अब क्योंकि ये दोनों बॉडीज इक्विलिब्रियम में हैं तो किसी एक का इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इस पे 3 फोर्सेस काम कर रहे होंगे इस बॉडी पे। एक तो इसका वेट, अब वेट का फॉर्मूला आप जानते हैं mg होता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में मुझे मास नहीं गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो मास को मैं डेंसिटी के टर्म में लिख सकता हूं। तो मास को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास। तो मान लीजिए इस बॉडी का वॉल्यूम v है और डेंसिटी तो आपको दे ही रखी है, तो ये तो हो गया इसका वेट। फिर ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, तो मान लीजिए इस पे जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, इसने जो फोर्स लगाया रिपल्सिव फोर्स, कूलम फोर्स, वो मान लीजिए F है। और फिर इस थ्रेड में एक टेंशन भी होगा T। 3 फोर्सेस लग रहे हैं और इन तीनों फोर्सेस की वजह से ये बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो डेफिनेटली हाफ ऑफ दिस एंगल वुड बी θ/2। तो फिर ये एंगल भी θ/2। इस टेंशन का ये वाला कंपोनेंट निकालूं तो T cos θ/2 और ये वाला कंपोनेंट निकालूं तो T sin θ/2। अब क्योंकि आपने
टी को कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, तो अब आप इस टी को भूल जाइए। अब देखूं तो 4 फोर्सेस लग रहे हैं एक है टी साइन थीटा बाई 2, एक है टी कॉस थीटा बाई 2 एफ, और ये इक्विलिब्रियम के लिए ये कंपलसरी है कि ये दोनों फोर्सेज इक्वल होने चाहिए और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि नेट फोर्स हमें 0 चाहिए। तो हमने देखा टी साइन थीटा, जो टी साइन थीटा बाई 2 है ये किसके इक्वल होना चाहिए, एफ के, तब कैंसिल हो जाएंगे, और जो टी कॉस थीटा बाई 2 है वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो टी कॉस थीटा बाई 2 जो है वो इक्वल होना चाहिए इसके। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये टी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक रिजल्ट आएगा tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू एफ अपॉन वी रो जी। एक रिजल्ट यहाँ से आपके पास ये आया। अब इधर आ जाते हैं। अब आपने इसको एक लिक्विड में इमर्स किया, फिर से ये दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये एंगल अभी भी थीटा है जैसा कि क्वेश्चन में दिया था। तो फिर से किसी एक के इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं इसी के इक्विलिब्रियम को डिस्कस करूं या इसको करूं, चलिए पहले आपने इसको किया था तो इसी को देख लेते। अब क्या होगा कि इस पे अभी भी इसका वेट काम कर रहा होगा v इंटू रो इंटू जी, अभी भी इस चार्ज का फोर्स इस पे काम कर रहा होगा F, लेकिन क्योंकि अब ये बॉडीज एक लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है, तो आप जानते हैं जब दो चार्ज बॉडीज के बीच में कोई मीडियम आ जाता है तो जो फोर्स होता है वो k टाइम्स कम हो जाता है। k का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट, और वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बताना है। तो डेफिनेटली अब ये जो फोर्स पहले F लग रहा था, अब ये फोर्स हो गया होगा F अपॉन K। थ्रेड में जो टेंशन है वो T होगा, हालांकि ये टेंशन चेंज हो गया होगा, आप चाहें तो T डैश ले लीजिए, तो ये टेंशन T डैश। अब इसमें एक फोर्स और लग रहा होगा, वो होगा इस लिक्विड का बायंसी फोर्स। ये बायंसी फोर्स लग रहा है। अब बायंसी फोर्स कितना होगा, बायंसी फोर्स को अगर मैं ऐसे लिखूं B फॉर बायंसी, तो ये कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू G। ये बायंसी फोर्स है। बायंसी फोर्स आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया। फिर से आप देखिए कि ये एंगल थीटा बाई 2 है, तो फिर ये फिर थीटा बाई 2 हो गया। इस टेंशन का ये वाला कंपोनेंट निकालूं तो टी डैश कॉस थीटा बाई 2 आएगा, और ये वाला कंपोनेंट निकालूं तो टी डैश साइन थीटा बाई 2 आएगा, और ये बॉडी अभी भी इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स इसमें अभी भी 0 होना चाहिए। अब इसमें 5 फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 5 फोर्सेस। तो इन सब का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि ये फोर्स इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि टी डैश साइन थीटा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू एफ अपॉन के, एंड टी डैश कॉस थीटा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू दिस v इंटू रो इंटू जी। लेकिन इसके अपोजिट एक फोर्स और लग रहा है, ये वाला, तो माइनस दिस, तो दिस इज v इंटू सिग्मा इंटू जी, राइट। फिर से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो देखिए टी डैश कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से, tan थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू एफ अपॉन नीचे v और g को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां हो जाएगा रो माइनस सिग्मा, और ये k और आ जाएगा। ये हो गया, ये आपका सेकंड रिजल्ट हो गया। अब देखिए tan थीटा बाई 2 हमारे पास यहां भी है और tan थीटा बाई 2 यहां भी है, तो हम इनको इक्वल कर देते हैं। दोनों tan थीटा बाई 2 इक्वल कर देते हैं, ये वाला tan थीटा बाई 2 और ये वाला tan थीटा बाई 2। तो यहाँ कितना है, ये है f अपॉन v इंटू रो इंटू जी, ये तो ये वाला हो गया, और ये tan थीटा बाई 2 कितना है, ये है f अपॉन v इंटू जी रो माइनस सिग्मा इंटू के। v एंड g ये कैंसिल हो गया, f भी कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको k मिल जाएगा, तो k की वैल्यू आएगी रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। ये आपके लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या कह रहे हैं,
कि ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनका सेपरेशन d है। बिल्कुल सेंटर में आपने एक प्लस q चार्ज रखा है, तो ये डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स ये लगाएगा। ये पॉजिटिव इसको इधर को रिपेल करेगा और ये वाला पॉजिटिव इधर को रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। अब वो कह रहे हैं कि इफ इट इज डिस्प्लेस्ड, अगर हम इस चार्ज को एक थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इसका करते हैं इस लाइन के अलोंग, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो ये SHM करेगा। एक तो आप इसको प्रूव कीजिए कि SHM करेगा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और उस SHM की फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड आप बताइए। ये दो बातें पूछ रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहां पे आपको याद दिला दूं कि जब कोई बॉडी SHM करती है, राइट, कोई भी पार्टिकल जैसे पेंडुलम है या स्प्रिंग के साथ कोई बॉडी अटैच्ड है, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो एक तो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, दो एक्सट्रीम पोजीशन ये हो गई, और एक मीन पोजीशन होती है। इसके अबाउट ये बॉडी SHM करती है। और SHM की कंडीशन क्या होती है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। कोई भी बॉडी SHM कर रही होगी और आपको प्रूफ करना होगा कि आप प्रूफ कीजिए कि SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो एग्जैक्टली आपको यही प्रूफ करना होगा, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। और जनरल फॉर्मूला टाइम पीरियड का जो होता है SHM में, वो होता है T = 2π √ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये जनरल फॉर्मूला होता है। ये दो बातें ध्यान रखनी है। अब इसको मैं यहां अप्लाई करने वाला हूं। तो देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, इसको हालांकि दोनों चार्ज आइडेंटिकल हैं, फिर भी मैं इसको चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 2 बोल देता हूं। तो जैसे मैंने बताया कि सेंटर पे आपने रखा है, तो दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये जो फोर्स है ये हो गया चार्ज फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड चार्ज, और ये हो जाएगा फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट चार्ज। तो अभी सेंटर में तो दोनों फोर्सेस इक्वल है। अब मान लीजिए मैं इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं इस डायरेक्शन में, एंड दिस डिस्टेंस इज से x। जैसे ही ये चार्ज यहां आएगा तो इसका फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी F2 बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा, तो F2 विल इंक्रीज, जबकि F1 कम हो जाएगा, और ये चार्ज वापस आ जाएगा इधर, यानी एक रीस्टोरिंग फोर्स इसमें लगेगा। रीस्टोरिंग फोर्स आपने पढ़ा है, जो रीस्टोर करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन बिना रीस्टोरिंग फोर्स के नहीं होता, इसीलिए बॉडी इसी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी बार बार मीन पोजीशन की तरफ आती है। पेंडुलम के केस में आपने देखा है कि जब आप पेंडुलम को किसी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं, कि मान लीजिए ये पेंडुलम है, आपने डिस्प्लेस किया, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगता है। अगर इस तरफ जाएगा तब भी एक रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बिना रीस्टोरिंग फोर्स के नहीं होता। तो आप जैसे ही इसको डिस्प्लेस करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये वाले चार्ज का फोर्स यानी जो F2 है वो इंक्रीज होगा, जो इसको वापस लाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं तो F1 इंक्रीज होगा, वो इसको वापस लाएगा, यानी ये SHM करेगा। अब ये तो लॉजिकल बात है, थ्योरेटिकल डिस्कशन है। अब मैथमेटिकली प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये जो प्लस Q चार्ज है वो यहाँ आता है, तो अगर यहाँ आता है और ये डिस्टेंस x है, तो F1 कितना लगेगा फोर्स, F1 यानी इसका फोर्स कितना लगेगा, 1/4πε0 Q1 Q2। ये देखिए Q1 Q2, ये Q चार्ज यहाँ आ गया है, ठीक है। तो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस आपका d है। चलिए थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 2d ले लेते हैं, ताकि हाफ ऑफ द डिस्टेंस d हो जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d + x। तो दिस इज d + x का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसका फोर्स अगर इस पे निकालूं सेकंड वाले का, कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2, और सेकंड वाले चार्ज से यानी ये वाले चार्ज से ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा d - x। तो दिस इज d - x का होल स्क्वायर। एंड डेफिनेटली ये फोर्स ज़्यादा है, वो वाला कम है। तो नेट फोर्स क्या लगेगा, तो नेट फोर्स अगर मैं फाइंड करूं इस चार्ज पे, इस Q पे, तो दिस माइनस दिस, यानी F2 - F1, जो ज़्यादा है उसमें से कम वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो जो कॉमन है K कैपिटल Q स्मॉल q कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा 1/,
डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो नेट फोर्स आपका आ रहा है K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। जब आप इस ब्रैकेट को अब मैं ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हैं। तो जो ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में आपके पास आएगा 4dx और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना आएगा नेट फोर्स, राइट। अब थोड़ा सा वहां पे स्पेस कम है तो इधर आ जाते। तो ये नेट फोर्स आ रहा है, कितना आ रहा है नेट फोर्स? ये आ रहा है K कैपिटल Q स्मॉल q 4dx डिवाइडेड बाई d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने बात क्या की थी कि फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी x की वैल्यू अगर स्मॉल है, तो अगर x की वैल्यू स्मॉल है यानी कि अगर x जो है वो d के कंपैरिजन में कम है, तो डेफिनेटली जो एक्स स्क्वायर होगा दैट वुड बी वेरी वेरी लेस देन डी स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन डी स्क्वायर, तो वी कैन इग्नोर दिस एक्स स्क्वायर हेयर। यहां पर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर के कंपैरिजन में इग्नोर कर दूं तो आपका रिजल्ट आएगा, नेट फोर्स आपका हो जाएगा K इंटू कैपिटल Q स्मॉल q 4dx डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर का स्क्वायर है तो d टू द पावर 4, इतना आ रहा है। अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इधर है, क्योंकि नेट फोर्स आपका डेफिनेटली इधर ही आएगा। जब ये चार्ज आप इधर ले जाएंगे तो इसका फोर्स इंक्रीज होगा, यानी F2 इंक्रीज होगा। एंड लुक एट द डायरेक्शन ऑफ F2, तो F2 इधर, यानी नेट फोर्स इधर ही आना है और डिस्प्लेसमेंट इधर। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। किसका डायरेक्शन अपोजिट है? x का और f का। तो माइनस, यहां पर आप चाहें तो d से ये d4 कैंसिल होकर d क्यूब हो जाएगा, राइट। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू k, और ये नेगेटिव कैपिटल Q स्मॉल q इंटू 4 डिवाइडेड बाई d क्यूब, ये तो हो गया कांस्टेंट इनटू x, राइट। और थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो देखिए यहां से एक्सेलरेशन कितना आएगा? नेगेटिव ऑफ k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई d क्यूब, ठीक है, और m भी इधर आ जाएगा एंड x। और देखिए वही कंडीशन आ गई, एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हटा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का मार्क लगा देते हैं। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। प्रूफ हो गया कि SHM है। अब बचा टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड निकाल लेंगे, टाइम पीरियड का इन्वर्स कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो टाइम पीरियड है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख दूं, क्योंकि टाइम पीरियड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव साइन का यानी डायरेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वी कैन इग्नोर दिस नेगेटिव साइन फॉर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन करेंगे तो आपके पास आएगा d क्यूब m अपॉन k कैपिटल Q स्मॉल q। ये टाइम पीरियड आ जाएगा, इसका इन्वर्स कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं, आप कोशिश करिएगा, बिल्कुल सेम अप्रोच, राइट। तो आपको एक क्वेश्चन अगर मैं दे दूं बिल्कुल ऐसा ही और सेम अप्रोच के साथ आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा सा डिफरेंस है ना, कि मान लीजिए फिर से दो चार्जेस हैं Q और दोनों पॉजिटिव हैं और ये इनके बीच का सेपरेशन है, इसको आप फिर 2D ले लीजिए और इस बार जिसके सेंटर पे एक -Q रखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि जब मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प भी कर देता हूं सॉल्व करने के लिए कि बिल्कुल सेंटर पे रखा है तो नेट फोर्स कितना आएगा? इस पे 0। लेकिन इस चार्ज को अगर आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग अगर आप डिस्प्लेस करते हैं तो ये SHM करेगा। मान लो ये -Q चार्ज यहां आ जाता है तो ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस भी इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्सेस इक्वल आएंगे, मतलब वैल्यू सेम आएगी और इनका रिजल्टेंट आप देखेंगे इधर को आएगा, इस डायरेक्शन में।
या अगर मैं इस नेगेटिव क्यू को इस डायरेक्शन में लाता हूँ, ये पॉजिटिव क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव क्यू इसको फिर अट्रैक्ट करेगा, और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर को आएगा। यानी इस पोजीशन, यानी इस मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम करेगा। देखो रीस्टीयरिंग फोर्स लग रहा है, मैंने अभी बताया था आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन बिना रीस्टीयरिंग फोर्स के नहीं होता है। तो रीस्टीयरिंग फोर्स लग रहा है, देखिए ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन अगर मान लूँ तो लग रहा है। तो अब आपको प्रूफ करना है कि मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि ये एसएचएम करेगा और इसका टाइम पीरियड क्या होगा। इसको आप ट्राई कीजिएगा।